शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ हम ये खास शो लेकर आए हैं कि इस फेस्टिव सीजन में आपकी लाइफ और पोर्टफोलियो रोशनी से भरपूर हो। वैसे पिछला एक साल बाजार के लिए चुनौती भरा रहा है। एफआईआईएस और ट्रंप दोनों ने मार्केट्स के लिए मुश्किल खड़ी की, लेकिन हौसले बढ़ाने वाली बात ये रही कि हमने भी हार नहीं मानी। एक से बढ़कर एक कदम उठाए। डिमांड बढ़ाने के लिए जीएसटी 2.0, इनकम टैक्स कट, रेट कट जैसे बड़े फैसले भी किए गए। वो अलग बात है कि इन बड़े रिफॉर्म्स के बाद भी बाजार परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन बाजार गिरा भी नहीं बहुत ज़्यादा। बाजार में मौजूदा मौके और चुनौतियों को समझाने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। मार्केट की सबसे बड़ी आवाज़ रमेश दमानी हमारे साथ जुड़े। रमेश दमानी जी उन लोगों में हैं जो बाजार की धड़कन को अच्छे से जानते हैं। उनसे जानेंगे कि बाजार का विजय उत्सव आखिर कब शुरू होगा। रमेश जी उन पहले इंसानों में से भी हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि जो अगली बुल मार्केट होगी वो रिटेल ड्रिवन होगी, जब एफआईआईएस का बोलबाला था। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नवमी की और दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज। आपके दर्शकों को भी दशहरा की और दिवाली की संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक ऑलवेज जो न्यू ईयर चालू होता है वो द लास्ट ईयर के लिए बहुत एक्साइटिंग रहता है, तो हमेशा सोच पैसे की होती है, आमदनी की होती है। सो आई थिंक वी आर ऑल एज एक्साइटेड एज वी वर इन द प्रीवियस दिवालीज। बिल्कुल रमेश साहब, मुझे ना अपना पिछला पॉडकास्ट याद आ रहा है। हालांकि आज हम फेस्टिव सीज़न की बात कर रहे हैं। पिछले पॉडकास्ट में आपने, मुझे याद है जब हम मार्केट में लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहे थे, आपने एक रिस्क बोला था उस समय, मुझे अब तक वो याद है। आपने कहा था एक के टॉप की बात की थी आपने कहा था जब कोरियन प्रमोटर्स मार्केट में आए तो आपको थोड़ा डर लगता है। वो hyundai का आईपीओ आया, अब एलजी भी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। तो वो मुझे अब तक याद है। तो ये जो पिछले एक साल में प्राइमरी मार्केट में जिस तरीके का एक्शन हुआ, क्या वो भी एक हद तक रिस्पॉन्सिबल है जो सेकेंडरी मार्केट में इस समय पिछले एक साल से इतनी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रही है? अनुज, मुझे याद है मैंने आपको बोला था शायद बाजार थोड़ा तकलीफ़ देगा और बाजार ने तकलीफ़ दिया है, बट अपनी ज़िंदगी जीते आगे हैं लेकिन समझते हैं पीछे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। पुट इन परस्पेक्टिव, हैविंग पुट इन परस्पेक्टिव नाउ what happened in September, October, I feel was a correction in an ongoing bull market, जो शायद अभी भी चल रहा है। So there was some, मुझे थोड़ा डर लग रहा था उस टाइम कि शायद बाजार टॉप नहीं बना दे सितंबर अक्टूबर में। मई में एक बार जब इलेक्शन के नतीजे आए थे तो एक बॉबल किया था, फिर सितंबर में बहुत क्लियरली लग रहा था कि बाजार थक गया है उधर। बट पुटिंग ऑल इन पर्सपेक्टिव नाउ हाउ द मार्केट इज बिहेव द नेक्स्ट 6 months, मेरा मानना है कि वो एक करेक्शन था और करेक्शन आते ही रहेंगे। देयर बी टेक्निकल करेक्शन थ्रू आउट, बट जो बुल मार्केट शुरू हुआ था 2020-21 में, दैट इज इंटैक्ट, दैट इज द गुड न्यूज़ डिस्पाइट सो मेनी नेगेटिव्स गोइंग इनटू द मार्केट। आई थिंक दैट इज कंटिन्यूइंग। रमेश जी काफ़ी विचित्र साल रहा है ना, मतलब अगर आप देखें मार्केट, जैसा आपने बोला पिछले सितंबर में हमने टॉप लगाया, उसके बाद मार्केट चला नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर गया हो। मतलब निफ्टी कुल मिलाकर आज की डेट में भी टॉप से 6-7% नीचे होगा शायद मेरे ख्याल से। वो भी अभी घटने के बाद, वो भी अभी घटने के बाद। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि एक इस ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें बाकी सब मार्केट ने बहुत अच्छा किया, हम अगर एशिया एक्स जापान MSCI मार्केट को देखें तो 20 साल में सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही हमारी। क्या ये हमको, लेकिन जिस तरीके के अब रिफॉर्म्स हुए हैं, हमको सेटअप कर रहा है अगले साल लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से कैचअप करने के लिए? आई थिंक सो। आई थिंक द 2 parts टू इट। वन, आई थिंक ये बहुत गलती लोग करते हैं कि हर साल 20% नहीं बढ़ा तो बाजार ख़राब है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल बाजार 20% हर साल बढ़ने लग जाए तो वी वुड ऑल बिकम very very rich in India. It doesn't happen like that. Markets volatility is what creates opportunity for investors. So I'm okay with the market moving sideways for another year, 6 months. That's actually fine with me. The other thing that is very strange in this world is for the first time in modern economic history, that both risk off and risk on trades both are doing well. So risk on, the stocks are doing well worldwide. They're keeping on moving up. Risk off like gold, currencies, bond also doing well. So both are moving simultaneously. So that leads me to believe that other than risk off and risk on assets, the geopolitical factors that are playing importance. Previously used to be economics. Good economics made good politics. When India made good economic decisions, 91 reformed,
good economic decisions to cut the capital gains tax, good economic decision to GST, market would respond. But now we also have to look into account geopolitical strategy, what Trump is doing with tariffs, what debt is happening, what deficit is happening, how supply chains are being rejiggered. So it has been a very unusual situation that you've had both risk on and risk off assets both doing well in this market. क्रिप्टो भी चल रहा है, मतलब एक तरीके से बहुत ही Just about everything is working. India is just underperforming for a while. I don't think there's any serious underperformance. ट्रम्प के टैरिफ का जो डिसीजन था और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है इंडिया के अगेंस्ट, अब आईटी और फार्मा भी शायद उनके हत्थे चढ़ गए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमें थोड़ा सा अब थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, खासतौर से कुछ बड़े सेक्टर्स में, या आपको लग रहा है कि ये अभी प्योर नेगोशिएशन है क्योंकि हम बड़े देश हैं दोनों, थोड़ा टाइम लग रहा है ट्रेड डील होने में? I think Trump is very transactional, and it is hard to say publicly, but he's the president of the United States, duly elected for the second term. But he needs to be stroked to his ego. So some of our neighboring countries have done that very well by calling for a Nobel Prize for him, by saying that he negotiated settlements. I think India has not been able to do that, and correctly so. I mean, we are dealing as sovereign nations, so I shouldn't be getting into this kind of strategy. So having said that, it's hard to imagine this going much further because, at the end of the day, America needs India and India needs America. We need a counterbalance to China. It's not going to happen with any other country because India has the heft and the size of this. Having said that, I think the nuclear trigger, अगर India और US के relation एकदम खराब हो गए, if they start attacking software and we start attacking the tech companies, which you can both do now. But textiles, shrimp exports, jewelry exports, these are relatively small potatoes and India can handle them well. I think this whole idea that he put, say, a 50% tariff on films makes no sense to me. I mean, it's not the America I knew with. So hopefully wiser counsel will prevail. लेकिन अब जब तक, जैसा आपने बोला, जब तक टेक सेक्टर एक्सप्लिसिटली टारगेट ना हो, जब तक सर्विसेज सेक्टर एक्सप्लिसिटली टारगेट ना हो, तब तक ये थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना कि बहुत कुछ खराब हो गया basically. Exactly. I think we can deal with all this, including the H-1B visa. We can deal with it because there will be more outsourcing work coming to India. I don't think that's for some people who are dependent on H-1B visa, it's pretty catastrophic what has happened. But I think broadly as a country, we can handle these situations okay. The nuclear trigger is, of course, if they get into the Indian technology sector and put a tax or tariff on Indian software exports, or India stop WhatsApp or Instagram from happening, that would be a bloodbath. Okay. Hopefully ना हो ऐसा. अच्छा रमेश सर, ये जो GST कट का अनाउंसमेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी अनाउंसमेंट की और ऑटो सेल्स में वो क्लियरली दिखाई भी दे रहा है और एक इकलौता सेक्टर जो चला भी है इस मार्केट में. आप इसे कितना बड़ा ट्रिगर मानते हैं और आपके हिसाब से क्या कंजम्पशन में रिवाइवल एक पॉसिबिलिटी है? आप बेट करेंगे कंजम्पशन पर इस? I think so. I think it's a very important change. I think GST itself was a very important seminal change that took place in India along with the corporate tax cut that happened in 2019 when this bull market kicked off actually. So I think those two are seminal changes and it's good. I mean, even at that time, it didn't make any sense to have so many. It was a typical Indian solution to GST, have 5 different rates out there, a special rate for cigarettes, for liquor. I think it's so easy to streamline it and there will be some sectors that benefit and some sectors that get a little bit harder. But the ease and disparity of that make it worth it. So I think it's a very important change. It's very good that they've done that and I'm very enthused by it. Okay. तो विद इन कंजम्पशन रमेश सर, आप कहाँ इस समय बेट लेना पसंद करेंगे? ऑटोज़ में, प्योर FMCG प्लेस, रिटेल, होटल्स, इतने सारे सब सेक्टर्स हैं इसको प्ले करने के लिए. Anuj, I have a very different portfolio construct, as you perhaps know, that I don't particularly look at one policy thing to increase my allocation or decrease my allocation based on that. We are taking long-term bets on the Indian economy. The first overriding principle जो है portfolio construction का, buy good businesses, okay, which are cheap. There's no substitute for that. हमको सस्ते चाहिए. We're not trying to play the 5-10% game which someone does play. We're not playing that. We're looking for long-term compounding stories that happen. And so we placed bets many years, in 5 years back, in say the public sector stocks or now in rare earths or in some other sector. We continue to maintain those bets. Now we've taken some money off the table which we're redeploying. Perhaps a little bit more is going into private equity. But we are almost always fully invested and we don't really play this game of
oh, because there's a small boost to consumption, we'll put. I already have consumption stocks which I'm holding for years, and despite sometimes underperformance of them. ये बिल्कुल एक आध लिकर स्टॉक्स में आपने काफ़ी बड़ी होल्डिंग रखी थी Long time back, लॉन्ग टाइम बैक। आपने बोला कि अच्छे बिजनेसेस को कम प्राइस पे लेना, दैट एट द एंड ऑफ द That's डे the key, Anuj. That's the key for your investors. बिल्कुल। तकलीफ ये है कि इस समय मार्केट में जो सस्ता है उसके साथ तकलीफें हैं, और जो अच्छा है वो सस्ता नहीं है, तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे? ये गलत है। आई रियली बिलीव दैट ये क्या होता है इसमें कि एक तो हमेशा ऐसे ही लग रहा है कि इस आगे का मालूम नहीं तो कोई सस्ता नहीं है। अनुज, आई हैव टू टेल यू दिस, आई हैव for some reason I've been traveling extensively across this country, north, south, east, west. I've covered all the small cap, mid cap companies, and wherever I go, I see opportunity. I see entrepreneurs are willing to build a business, do capex, spend, and you're getting these businesses that they're running at 10, 12, 15 Ps, and what they're doing is they're basically just attacking, say, one state, Tamil Nadu, or one state, Punjab, or one state, Gujarat. The enormous opportunity in front of them. So my personal feeling is that it's a misnomer. खाली you want to have an intellectual discussion, say अभी कोई value नहीं मिल रहा है, 5 साल भी यही बोल रहे थे कि value नहीं मिल रहा है. But there's always value in the market out there. It is a matter of us looking and having the right eyes. I believe after visiting these companies that I remain bullish in this country. I also believe technically and fundamentally the bull market that started remains intact. Maybe we'll change our view. Maybe things will change and we'll change our view. But as things stand on Diwali, Samvat 2082, it's as good a time to invest as say it was 2-3 years back. बहुत अच्छी बात कही आपने कि कुछ समय पहले आपने PSUs में बुलिश व्यू लिया था। रेलवेज पर सबसे पहले मुझे याद है जब आपने बुलिश व्यू लिया था, उसके बाद से अगर किसी ने रेलवे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया होता तो वो 10 गुना हुआ होता। अब आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से थोड़ा सा पैसा निकाल रहे हैं। वहाँ से पैसे निकाल के put it more into defense. Defense remains broadly intact. Okay. My portfolio in defense remains intact. But the other PSUs, for example, in the OMC space or in the construction space, which offer reasonable value in the financing space. So I find plenty of opportunities there. The one we've added in the basket in recent times has been the rare earth play. Okay. Because we realize that the government is, like I mentioned, जो मैंने आपसे पहले बोला था कि geopolitics is now as important as economics. So a lot of rare earths is not probably economically justified, but geopolitically we need to have our own supply chains out there. So if you buy a basket of these companies, which are all PSU or state-run PSUs, I think they will tend to do well over a period of time. तो ये लिस्टेड स्पेस में है रेयर? हाँ, लिस्टेड स्पेस में 4-5 कंपनियां हैं. ओके, ठीक है. तो देखिए, बड़ी बात कही रमेश जी ने. थोड़ा सा पैसा रेलवे से उन्होंने बुक किया है, डिफेंस में अभी भी है, ऑयल स्पेस में और रेयर अर्थ में. तो ये कुछ स्पेसिस होगी, थोड़ी रिसर्च आपको करनी होगी क्योंकि रमेश जी ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे. रमेश सर, इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? कुछ मैंने सुना है कुछ छोटी फार्मा कंपनियों में आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया. Surprisingly, Anuj, I've not been a great advocate of pharma, but I've seen increasingly, I made a large bet across pharma companies in the small cap and mid cap space. But rather than try to find that selling basically to America, which is probably under a cloud right now, not in the generics but in the branded space, we tended to buy companies with some intellectual property. तो कोई वैक्सीन डेवलप कर रहा है या कोई एंटीबायोटिक्स डेवलप कर रहा है या कोई ANDA is buying it in order to sell it, or they have facilities already in America, so they do a good contract manufacturing job. And I'm finding, surprisingly for me, a lot of opportunity in the pharma sector. So if you ask me where have I put additional money, I have also put it a lot in the pharma sector. Okay, but ज़्यादातर जो मतलब अमेरिका में एक्सपोजर कम होना चाहिए उनका या फिर वो भी चलेगा? It's a bit more nuanced approach than that. What I'm trying to find is companies that own intellectual property. Okay. So if you make a vaccine, that's intellectual property. If you make an antibiotic, that's intellectual property. If you buy an NDA and make a drug with that, that's intellectual property. And we are finding ना बना पाए उसको basically. कोई आसानी से ना replicate कर पाए. Because there's some protection of patent and processes out there. So we're trying to find those companies, and we're finding, a good bunch of those companies. Surprising to me also, I'm finding it. ओके, तो फार्मा हो गया, रेयर अर्थ हो गया, यहाँ आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. कोई और सेक्टर जो प्राइवेट ना हो लेकिन पब्लिक मार्केट में जहाँ आपको इस समय लग रहा है कि रिटेल अगर थोड़ा स्टडी करे तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उन्हें? आई थिंक टेक हैज़ बीन बीटन डाउन अ लॉट, एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ वरी व्हाट विल हैपन इन टेक, एंड इवन आई एम वरीड. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल डू वेल और
slow down or headcount will go down completely. But within the tech subset, you look at what is called GCC, Global Capability Centers, that are being built out there. There's an unlimited boom going on in that sector. Okay. So companies that profit out of that, there are some listed companies that play that place, but also there are companies that supply to it or profit from it. I think that is one sector that I'm increasingly finding that, because there's a almost secular boom going on in that, because because of H1B visa, more work will be outsourced. India has become a cheap outsourcing destination. Cost of communication is low. Cost of real estate is low. So there's a secular growth story going on in that sector. अभी सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और जैसे कई बार होता है कि आप पूरी रिसर्च करते हैं और ये बहुत लोग पूछना चाहेंगे, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी कई बार कोई इन्वेस्टमेंट जैसे कुछ समय के लिए नहीं चलती हैं। एक डिजिटल इंफ्रा स्टॉक में आपने बेट ली थी, वो स्टॉक नहीं चला और उनका काफ़ी नीचे है, काफ़ी सेटबैक भी आए। ऐसे में आप क्या उसे होल्ड करते हैं, उसे अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं, या फिर आप एक जैसे कहते हैं कड़वी दवाई पीकर उसमें से निकलने की फिर सोचते हैं? Great question, glad you asked. First, आपके मीडियम के द्वारा let's say make a statement that a lot of people do fake social media posts, what I've done and what I haven't done. I don't have any social media posts other than आपके लोगों के साथ इंटरव्यू करने में मेरा कोई electronic media. So most of what you're seeing is fake. So please don't follow what everyone says. Having said that, yes, I have invested in digital public infra stocks. I remain bullish on that. I think I made a wrong valuation guess. So the stocks have corrected 20-30% and are still down. Do I hold on stocks? Yes, because I'm basically still bullish on that space. When do I sell the stock? आपने पूछा था. When do you realize कड़वी दवा कब पीने का? When you think you're basically wrong. For example, आपको बताऊँ, a few years back I made a company called Cyber Security. But that never proved right. It never grew. So I took the loss and got out of that stock at that time. So occasionally you will make blunders in your portfolio. So that's why it's a strong argument not to follow anyone blindly, to make sure you do your own thought process, your own thinking out there. So I think with digital public infrastructure stock, I believe that the rollout is happening even as we speak. I think perhaps I made a wrong bet in terms of valuation, which has now been corrected by the market, but I remain optimistic on that whole area. बिल्कुल नहीं, मुझे याद है वो हमने आई थिंक वो जो आपने साइबर्स की बात की थी, आई थिंक 3-4 दिवाली से पहले बात की थी उसके बारे में। नहीं सर, आपने कहा कि आईटी में भी सिलेक्टिव मौके हैं और फार्मा में भी सिलेक्टिव मौके हैं। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा डर जो है लोगों को इन्हीं दो सेक्टर्स में लग रहा था, लेकिन आपको लग रहा है कि अब ये यहाँ पर इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं करेक्शन के बाद? IT, I think so. I'm not 100% sure about technology itself. I mean, we are also watching the developments in AI, what's happening. वो AI के कारण इतना गैस भर चुका है सेक्टर में, so we don't really know what is the winners, who the losers are going to be in that sector. But in that IT subsection, जो GCC है, Global Capability Centers जो बोलते हैं, every Fortune 500 company now has a center in Bangalore or Hyderabad, you know. So it's a huge upswing that's taking place. So we're trying to find bets within that area, if you will. A lot of the companies are privately held, but there are ways to play this, perhaps. रमेश सर, एक सवाल रिटेल बार बार पूछना चाहता है कि इस समय जो आईपीओ मार्केट है, क्या वो बबल बन चुकी है? दिन के 4 या 5 आईपीओज आ रहे हैं आजकल, मेन बोर्ड में, एसएमई में। आपका क्या व्यू है इस मार्केट को लेकर? I mean, typically जो आप बोल रहे हैं एकदम सही बात है कि whenever there's a flood of IPOs in the market, वो बोलते हैं ना, when the public gets wise, the wise get out. So there's a feeling that that those marks the tops of the market. But I think it just is, to me, it's a question of doing your due diligence and trying to find the IPOs that are good as opposed to applying for all the IPOs that are coming out. मार्केट की रफ्तार को देखते हुए, मार्केट की हालात देखते हुए मुझे बेचना नहीं लगता है. So whether the IPO market is heavy or whether the Dow is going up, I feel bullish about underlying aspects of the market because I visited companies. मैं जाके time spend किया management के साथ. I want to buy. I want to invest money. I have a little bit of cash which I want to invest. I want to be fully invested in the market. So while that is an indication, it is not the only indication of a top of a market. So I think maybe this too will pass, as they say. तो बिल्कुल, तो इस समय बुलिश हैं आप मार्केट पर? I'm bullish. I'm very categorically saying I'm bullish. I'm invested. I'm not fully invested, but I want to be fully invested. And I've invested both in private equity and listed equity space. And I see no signs that we would, like in September, मेरे को थोड़ा डर लग रहा था. बिल्कुल, हाँ. So there could be technical correction. There will probably be a technical correction, but I don't think the overall structural story जो इंडिया में चालू हुई थी 2020-21 के बारे में is nearing an end.
जो गवर्नमेंट ने एक के बाद एक टैक्स कट्स किए, जैसे आपने बोला था इस बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी एक्चुअली 2019 में, जब वो कॉर्पोरेट टैक्स कट निर्मला सीतारमण जी ने Exact day the bull market started was that day. एग्जैक्ट डे, दैट वाज द डे। उसका September जो 20th, 2019, if I'm not mistaken. रमेश सर, उसके बाद ना 2 दिन में निफ्टी 8% भागा था, मुझे याद है। और उसमें भी पहले आधे घंटे में मार्केट ने रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मार्केट इतने ज़्यादा खराब मूड में था कि मार्केट को रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया और 2 दिन में 8% भागा आपका। जीएसटी कट के बाद उस तरीके का मूव क्यों नहीं आया? इससे पहले इनकम टैक्स कट में भी 12 लाख तक टैक्स पे किया गया, उस तरीके का मूव क्यों नहीं आया? क्योंकि वो डायरेक्ट ईपीएस इम्पैक्ट था, यहाँ पे वो ईपीएस इम्पैक्ट अभी नहीं है, इस वजह से क्या प्रोट्रैक्टेड इम्पैक्ट आएगा इसका? It could, but I'll tell you one more instance. जब इतिहास के तौर पे when Chidambaram ji gave the dream budget, 96 of course, and he cut the income tax rate and all that, and I remember पीक going रेट on. 40 वाला 30 कर दिया था। I know, it was extraordinary budget. Capital gains became free for the stock market. All these things happened. I remember being on television after that budget, and I said, Mr. Chidambaram deserves a Nobel Prize for what he's done. And the market closed negative on that particular day. It took a few days for the market to understand that, and then 3000 का index था, Sensex उस time. So it had a 30x move after that. So it was a good move out there. Again with the GST cut, sometimes market takes time to absorb it. I mean, even the corporate tax rate that Trump cut in his first term dramatically in America is still playing out. The benefits are still playing out in America. So I think this will have a good impact on India. This GST cuts that you're talking about. You know, sometimes they're back-ended, front-ended, you know, people don't do it. I'm not sure what the reason is. Maybe there's just some overhang for some other issues like tariffs or America or some other issues. But it is a very big positive step in my view. सर एक चीज़ आपसे पूछनी थी, हालांकि मुझे अच्छे से याद है जब आपने कहा था कि अगली बुल मार्केट रिटेल ड्रिवन होगी और आप चाहेंगे कि रिटेल पार्टिसिपेट करे, क्योंकि पिछली बुल मार्केट में पूरा का पूरा पैसा जो था वो एफआईज ने कमाया था। अब रिटेल पैसा डाल रहा है, लेकिन एफआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है? और एज ए डेवलपिंग कंट्री हमें फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत तो होती ही है, तो ऐसा हम क्या करें कि जो हम उस कैपिटल को भी रिटेन कर सकें और वापस ला सकें एफआई? I think capital moves where it gets a return. So it's looking, I'm getting return in the Magnificent Seven stocks. I'll put it out there. अभी आप शायद जानते होंगे Oracle जैसी कंपनी थी, it went up 40% in USA. इंडियन आईटी कंपनी का मार्केट कैप, I mean, it's just incredible what kind of money you're making in that market. So money is moving to market in China, which is so moving out there. But I think we are Indians living in India. There's no reason to feel scared. It's just fine. I mean, ये अनुज जी एकदम गलत फहमी है दर्शकों के साथ, इन्वेस्टर के साथ, कि हर साल 15% नहीं कमाया मैंने तो बाजार खराब है। There is a misnomer. Markets don't move up linearly. अगर हर साल 15% रहे तो all the money would come in the stock market only. People make money because markets are volatile. और जब नीचे जाता है, जब होशियार आदमी डरता नहीं है, लेता है, और जो ऊपर जाता है डरता नहीं है, बेचता है, you know. So you need to keep doing that. So just because the market has been flattish for a year, I mean, it doesn't even occur to me that it's a bad market. I think खाली जो दिन भर indices देखते रहते हैं, बोलता है ये साल चाइना 10% खड़ा है, अपने खाली 2% बढ़े हैं, so we have bad market. I think that's just foolish thinking. Look at the journey we've been on. No? Since you started, I mean, the index maybe was 3,000 Sensex. When I started, when I was in the market, the first year the index was 800. Sensex was 800, you know. So you had a 100-fold gain in the Sensex itself. Forget individual stocks. So just disabuse the notion that अगर ये साल दिवाली टू दिवाली 81 संवत टू 2082 संवत 15% बढ़ा नहीं तो बाजार खराब है। बाजार खराब बिल्कुल भी नहीं है। The underlying is very strong, the economy is strong, companies are doing well. Valuations tend to run ahead sometimes and the market gets priced in. Having said that, I say that with a degree of experience that if you were to start investing in somewhat 2082, I don't think you'll be doing anything wrong. बहुत अच्छी बात कही आपने। पिछले साल जब मैंने आपसे बात की थी, आपकी गट फीलिंग थी कि मार्केट थोड़ा टॉपिश लग रहा है। इस साल टेक्निकल टॉपिश उस साल के लिए, उसके बाद से हमने करेक्शन देखा है। अब आपकी गट फीलिंग है कि यहाँ से मतलब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मतलब अगर डाउनसाइड होगी 10%, I think so. You find good businesses and you remain invested. I mean, I want to bring a message of cheer and optimism, but not for the beginning cheer and optimism, because I genuinely feel that way about what's happening in this country. I'm telling you, most people don't visit companies, and I think if you go visit these small cap, mid cap companies, I visited them across the country.
और कुछ चालू ही नहीं किया, मतलब एक स्टेट में धंधा करते हैं, 2 स्टेट में धंधा करते हैं, 100-150 करोड़ ऑलरेडी कमाने लग गए हैं. What are they going to do when they get to 4 states, 8 states, 12 states? You know, the India demographic presence is the greatest opportunity that we are missing. It is our demographic size of 140 crore people that is providing a extraordinary opportunity for good entrepreneurs to build businesses. We've already seen businesses that do, you know, quick commerce or do supermarket retailing or anything built to scale who are doing so well. A lot of entrepreneurs are following suit out there. So, you know, there is, I think the other reason perhaps, Anuj, is that people think कि 5-6 साल हो गया तो अभी बहुत हो गया, बहुत बढ़ गया, 20,000 का 80,000 हो गया, सेंसेक्स बहुत बढ़ गया होता है. बट ऐसा लिखा हुआ नहीं कि 5 साल बाद ही बुल मार्केट खत्म होता है. मे बी 7 साल चलेगा, मे बी 10 साल चलेगा, मे बी 10 गुना बढ़ेगा बिफोर द इंडेक्स गोज डाउन. आई थिंक द हिंदी में जो कहावत है ना कि जब जागे और जब सवेरा, तो आई थिंक व्हेनेवर यू गेट अप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया. आई थिंक spend more time focusing on the business and what you're buying and why you're buying it. Then ये macro, ये tariff से क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा. I think that is just a bit foolhardy. We don't know what's going to happen with oil prices, with tariffs, with so many other things. But I do know what's happening with my companies, and they're all doing well, and I'm happy to remain invested. एब्सोल्युटली. चलिए, बहुत शानदार कन्वर्सेशन हुई. एक दिवाली गिफ्ट, आपने इतने सारे सेक्टर सब सेक्टर्स की बात की. अगर जो रिटेल सुनकर आपको, अगर थोड़ी खुद रिसर्च करके, अगर किसी एक ऑब्वियसली आप स्टॉक का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर किसी एक जगह पैसा लगाना है तो सबसे ज़्यादा बुलिश आप इस समय जितनी भी आपने बातें की उनमें सबसे ज़्यादा किस पे होंगे? I think within the public sector space, you look at a construction and a finance company, because I think there's going to be a massive infrastructure rollout by the government. For उदाहरण के तौर पे, Delhi is built horizontally, okay, but now because of space constraint has to be built vertically. But that means someone has to do that work, okay? Yes. So if you look at companies over a 3-year period, I'm not saying over 3 months, 6 months, you can go completely wrong in these businesses, but over 6 months, over a 2-3-year period, people who do the construction, India will be the builder to the nation. That is what someone told in the press today. And the financiers of these kind of projects will do well. So I would recommend as a basket, see, leadership is already in the public sector stock. You want to find, other than defense and rail, some new stocks leading it. I would suggest you take a look at the construction finance as a composite over a 3-year period, Anuj. Again, I'm not saying this 6 months, I don't know what the earnings will be. But over a 3-year period, I'm pretty confident that they will, as India goes from being a horizontal society to a vertical society, and as the financing requirements grow, both that sectors will do well. बिल्कुल. मुंबई में तो खैर हमने सिर्फ वर्टिकली देखा है, हॉरिजॉन्टल को तो यहाँ के स्पेस ही नहीं है. रमेश जी, बहुत सही, आपने काफ़ी हिंट दिए हैं और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने पकड़े होंगे वो हिंट. वंस अगेन थैंक यू सो मच. आज आप हमारे साथ आए और इस दिवाली प्रोग्रामिंग की आपके साथ शुरुआत हुई, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू सो मच. Anuj, thank you. Have a happy Diwali, and thank you for so much for inviting me. हैप्पी दिवाली.